हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले बैकएंड मास्टरी विद नोड.जेएस सीरीज के अंदर मैंने आपको कराया था कि एक आप अपना खुद का एचटीटीपी सर्वर कैसे बनाओगे, किस तरीके से उसके अंदर राउटिंग को हैंडल करोगे, ये सब कुछ हमने डिस्कस करा था। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम एक मुद्दे पर आए थे कि हम इतने बड़े सर्वर में स्विच केसेस तो लगा नहीं सकते कि भाई जैसे हम केसेस बनाएंगे, हम इतने सारे, हमारे पास कितने राउट हो सकते हैं, कितने भी राउट हो सकते हैं, अपने पास नेस्टेड राउट हो सकते हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो वहां पर तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो वहां पर तो हम स्विच केस लगा नहीं सकते। तो कितने सारे केसेस हमको लगाने पड़ जाएंगे वो आप सोच ही सकते हो। जब भी एक बड़ी एप्लीकेशन बनती है तो बहुत राउट होते हैं उसके अंदर, और हर केस के अंदर मैं पर्टिकुलर ईफेल्स लगाऊंगा? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्टिकुलर केस के अंदर मैं ईफेल्स लगाऊं, मेथड को चेक करूं, पोस्ट है, गेट है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने फंक्शंस को रन करूं, जो भी हमको रन करना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। ठीक है, तो जो आज की वीडियो है वो थ्योरेटिकल बेस है। हम इसके अंदर एचटीटीपी के बारे में जानेंगे, क्या हेडर्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, क्या स्टेटस कोड्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एचटीटीपी के बारे में। थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको कि क्या मेथड्स होते हैं, क्या हेडर्स होते हैं, क्या स्टेटस कोड्स होते हैं। हाँ जी, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बता दूं, जो ब्राउजर है ना वो सिर्फ और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट कर सकता है। जब भी आप यहाँ पर लिखते हो google.com या कोई भी वेबसाइट खोलते हो, अभी के लिए जो मैं आपको गेम ओपन करके दिखाता हूँ, sudoku.deathcode.in। तो ये मैंने वेबसाइट खोली, यहाँ पर प्रॉब्लम आया कुछ, थोड़ा सा लिंक मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर सुडोकू आना है, यहाँ पर क्यों नहीं आना। तो यहाँ पर क्यों आ रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सुडोकू डॉट हट गया, अब मतलब कुछ ना कुछ एरर आना जरूरी है। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर यूआरएल पर इसने एक रिक्वेस्ट मारी। क्या मारी? एक रिक्वेस्ट करी कि भाई इस पर्टिकुलर यूआरएल पे रिक्वेस्ट करी, गेट रिक्वेस्ट। तो वहां पर जो हमने रिएक्ट सर्वर को होस्ट कर रखा, वहां पर क्या किया उसने, हमको HTML CSS JS फाइल दे दी। और उसने HTML CSS फाइल का क्या किया, उसने उस HTML CSS फाइल का यहाँ पर रेंडर करके हमको व्यू करवा दिया, शो करवा दिया यहाँ पर ब्राउजर ने। ठीक है, ब्राउजर ने वे फाइल्स ली और यहाँ पर हमको शो करवा दी। तो ये होती है गेट रिक्वेस्ट। जो ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट ही कर सकता है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। तो अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह करनी है तो आप थंडर क्लाइंट का यूज कर सकते हो। VS कोड में एक प्लगइन होता है थंडर क्लाइंट, यहाँ पर जाकर आप थंडर क्लाइंट लिख दो, थंडर क्लाइंट, और थंडर TH लिखना है, थंडर, और यहाँ पे थंडर क्लाइंट आ जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक आइकन बन के आ जाएगा थंडर क्लाइंट का। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर चेक कर सकते हो। किस तरीके से चेक करोगे, एक काम करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने होम पेज साइज पे हमने पोस्ट मेथड का भी सेटअप कर रखा है ना, कि अगर पोस्ट मेथड हो तो ये करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, CD करता हूँ मैं अपने 6th वाले में और एंटर करता हूँ, npm स्टार्ट करूंगा अभी। और npm स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। और जो न्यू रिक्वेस्ट है मेरी वो होने वाली है लोकल होस्ट पे होगी। और जो हमारा पोर्ट है वो होने वाली है 4000। और यहाँ पर आप HTTPS को हटा लो, क्योंकि जो लोकल होस्ट होता है वो HTTP पे रन करता है, HTTPS पे नहीं करता। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे करेंगे, सेंड करता हूँ। तो देखो वेलकम टू होम पेज लिखा आ चुका है। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी लिखेगी कि 8 ms में ये सारा काम हुआ है। और 21 बाइट का टोटल आपका साइज, रिस्पॉन्स जो है वो 21 बाइट्स का आया है। और वहां से स्टेटस कोड क्या है, 200 और ओके। तो ये जो स्टेटस कोड होते हैं ना, ये आपको खुद से चेक करने पड़ेंगे कि कब कौन सा भेजना है। हाँ, इनके बारे में बताऊंगा आपको कि ये क्या स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, ये सभी डिस्कस करेंगे। देखो क्वेरी पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। देखो क्वेरी पैरामीटर्स इस टाइप से होते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिखूं कुछ भी, देखो यहाँ पे कोमा बनी है, और उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो उसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और यहाँ पे लिखता हूँ डेथ, यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू आ गई। तो इनको हम उठा सकते हैं, यहाँ से हम क्वेरी पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं और वहां पर उठा भी सकते हैं उनको। तो ये सभी तरीके होते हैं, अलग अलग स्टाइल होते हैं। करेंगे इनके बारे में डिस्कस अच्छे से जब एक्सप्रेस को सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट करी, अब इसको यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ कि भाई अब इसी यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारो। तो सेंड करते हैं, तो यहाँ पर आया वेलकम टू होम पेज पोस्ट। हाँ जी, यही तो हमने कर रखा है। यहाँ पर जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो हम यहाँ पे ये करेंगे, है ना। तो समझ आया कुछ? तो इस तरीके से हमको हैंडल करना पड़ेगा हर एक रिक्वेस्ट को, हर एक राउट की हर एक रिक्वेस्ट को। और राउट कितने होंगे तो आप सोच लो। तो HTTP क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है, सिंपल एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके,
तो यहाँ पे अगर हेडर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हेडर्स क्या चीज है, तो हेडर वो होते हैं जो हमारे पास ना रिक्वेस्ट का जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है ना, उसका मेटा डेटा रखते हैं। क्या रखते हैं? हेडर्स जो होते हैं हमारे हेडर्स, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमारा होता है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा से आप क्या समझते हो? एचटीएमएल करिए, आपने एचटीएमएल करिए तो उसके अंदर हम एक हेड टैग रखते हैं। उस हेड टैग में हम क्या रखते हैं? मेटा डेटा रखते हैं कि भाई इसका फेविकॉन क्या होगा, कौन कौन सी फाइल्स इससे लिंक होगी, किस टाइप का ये व्यू है, और जो भी मेटा डेटा होता है वो सभी हम उसके अंदर रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो रिक्वेस्ट होती है ना अपनी, इसके अंदर भी मेटा डेटा आता है। हाँ जी, इसके अंदर भी मेटा डेटा आता है, और उस मेटा डेटा को कैसे हैंडल करना है, क्या आता है उसके अंदर, वो सभी देखेंगे हम। और जो भी डेटा आता था ना पुराने टाइम पे 2000 करीब करीब 2010-12 के आसपास जो डेटा आता था हेडर्स में, हेडर्स वैसे होता क्या, देखो जब आपने कोई भी JSON ऑब्जेक्ट पढ़ा है, यहाँ पे क्या होता है, ये कीज होती हैं और ये उनकी वैल्यूज होती हैं। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे होती है की आपकी और यहाँ पे होती है वैल्यू। तो यहाँ पर बहुत सारे हेडर्स की होगी, यहाँ पर वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास हेडर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो भी हेडर्स आपके पास आता है तो उसके पास सामने एक्स लगाया जाता है, एक्स और फिर डैश, और फिर जो भी हेडर भेजना है वो, जैसे कि कुछ भी अगर भेजना है तो यहाँ पर आप जैसे कि एक्स ऑथेंटिकेशन जैसे कुछ भी भेजते हो तो एक्स लगाया जाता था, पहले लगाया जाता था, अब नहीं लगाते, ठीक है। और लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो हेडर्स हैं वो यहाँ पे कुछ टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक तो रिस्पॉन्स जो भेज रहे हो आप उसका हेडर, ठीक है, उसका हेडर क्या भेज रहे हो, और एक साथ में आपका जो रिक्वेस्ट आई है उसका हेडर क्या है, उसका हेडर क्या है, वो सभी आप देख सकते हो, ठीक है। और आपका पेलोड हेडर भी होता है जिसके अंदर आप डेटा भेजते हो। पेलोड, पेलोड क्या है? अभी ये एक मॉडर्न टर्म है डेटा की, मतलब कि आप डेटा को कह सकते हो कि ये पेलोड है, ठीक है। डेटा को ही पेलोड आप यूज करते हो कि डेटा के लिए भी आप पर्टिकुलर हेडर भेज सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं डेटा भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ? डेटा भेज रहा हूँ। और एक आती है आपका रिप्रेजेंटेशन हेडर, रिप्रेजेंटेशन, स्पेलिंग पे मत जाना। रिप्रेजेंटेशन हेडर्स में क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, वो आप रिप्रेजेंट करोगे ना, किस टाइप का कंटेंट है, कौन सी एनकोडिंग है, कौन सी फाइल है तो किस टाइप की फाइल है, इमेज है तो किस टाइप की इमेज है, और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है तो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन तो किस टाइप की एप्लीकेशन का डेटा आप भेज रहे हो। तो सभी रिप्रेजेंटेशन हेडर्स में होता है। हाँ जी, ठीक है। तो कॉमन हेडर क्या है? कॉमन, कुछ मैं आपको कॉमन हेडर्स बता देता हूँ कि मोस्ट कॉमन हेडर्स जो आप देखते ही रहोगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको यूजर एजेंट, जो कि आपने देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया भी था जब ये जो रिक्वेस्ट था हमारे पास, इसको हमने कंसोल लॉग करा था, उसके अंदर यूजर एजेंट आया था। इस यूजर एजेंट के अंदर हमारे पास डिटेल होती है कि भाई क्या क्लाइंट है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, ओएस की डिटेल, ब्राउजर की डिटेल, और भी काफी सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं कि कौन सा वर्जन वगैरह यूज हो रहा है। ये सभी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और आप एक मोस्ट कॉमन हेडर को देखोगे जो कि है ऑथेंटिकेशन, जो कि हम भी यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हेडर होता है, उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो हम यहाँ पर टोकन भेजते हैं, ठीक है। वो बियरर टोकन भी हो सकता है, वो कैसा भी टोकन हो सकता है, बियरर, और यहाँ पर स्पेस देके टोकन लिखते हो आप, यहाँ पर पूरा टोकन होता है, ब्रैकेट में नहीं होता, वैसे मैंने ब्रैकेट लगा के दिखाए हैं। तो इस तरीके से अपना टोकन होता है, यहाँ पर आप टोकन भेजते हो। और भी कई सारे तरीके के आप टोकन भेज सकते हो ऑथेंटिकेशन में, किस किस तरीके से आपको भेजना है। आपकी हेडर्स के अंदर कुकीज भी होती हैं, कुकीज को अगर आप हैंडल करना चाहो, कुकीज के अंदर भी आप एक तरीके से डेटा भेज सकते हो कि भाई ये लो टोकन्स, ये लो ये डेटा, ये यूजर नेम है वगैरह, जो भी आप कुकीज के अंदर भेजना चाहो। और कुकीज का क्या होता है, कुकीज के अंदर ना आप एक्सपायरी टाइम दे सकते हो कि इतने टाइम बाद कुकीज जो है वो एक्सपायर हो जाएंगी। तो ये सभी चीज आप कर सकते हो। कैसे कंट्रोल भी कर सकते हो। अब कैसे क्या कैसे, अब ये कैसे क्या है, ये कैसे कैसे वाला कैसे नहीं है, ये कैसे वाला कैसे, CACHE वाला कैसे है, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो आप। कैसे कंट्रोल हेडर्स भी इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, जो कि आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी वही डेटा वगैरह का सिस्टम है, डेटा भेज सकते हो। और एक है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नाम का भी एक हेडर है, एक्सेप्ट। इसके अंदर आपका होता है कि भी किस टाइप की आप फाइल भेज रहे हो, किस टाइप का आप डेटा भेज रहे हो या ले रहे हो, ठीक है, या ले रहे हो। जैसे मेरे को एप्लीकेशन का चाहिए, एप्लीकेशन के लिए चाहिए, और JS1 फॉर्मेट में चाहिए, JSO, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ के पता चल जाता है कि हाँ भी जो डेटा आएगा वो JS1 फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो और भी, जैसे कि टेक्स्ट लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो HTML, की भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है लेकिन HTML है, ओके। तो ये सभी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी आपको लेना देना हो। हेडर्स का कम यूज करते हैं, पर जो जितना यूज करना होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हेडर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज होते हैं, जैसे कि जो अपने कोर्स के हेडर्स हैं। अब ये कोर्स क्या है आपको अभी समझ नहीं आएगा, बस इतना समझ लो, कोर्स का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग।
क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप हेडर्स भेज सकते हो कि भी सिर्फ और सिर्फ मेरे को पर्टिकुलर आईपी पे मेरे को वाइट लिस्ट करना है। यहाँ पर आप एक्सेस कंट्रोल के लगा सकते हो हेडर्स, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ, ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल अलाउ, क्रेडेंशियल्स एक्सेस कंट्रोल अलाउ, मेथड। इसके अंदर आप हेडर सेट कर सकते हो कि भी इस आईपी पे ये मेथड अलाउड है बस, ठीक है। तो ये आईपी हमारे बैकएंड पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये आईपी नहीं कर सकते। व्हाइट लिस्ट, बैक लिस्ट, ये सभी आप लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और फिर सेम टू सेम आ जाते हैं सिक्योरिटी हेडर्स कुछ, ठीक है। सिक्योरिटी हेडर्स भी होते हैं काफी सारे, और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसका क्रॉस ओरिजिन का भी। यहाँ पर आपको कई बार दिखेंगे, यहाँ पर एक्सेस इस तरीके से कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, इस तरीके से आपको दिखेंगे। मैं भी आपको यूज करके दिखा दूंगा इसका पर्टिकुलर किस तरीके से आप इसको यूज करोगे, तो ये सभी आप देखोगे। हाँ जी, ये सभी आप सीखोगे, देखोगे, सब कुछ करेंगे इनसे। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखो, मैंने आपको जो बैकएंड के ट्यूटोरियल में बताए थे वो बताया था, एक तो गेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर मेथड्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी हेडिंग चेंज कर लेंगे हम, यहाँ पर मैथ, ठीक है। यहाँ पर वापिस येलो गेट है और पोस्ट है। अब यहाँ पर आप इनको छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हो, बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, प्योर वो आपकी चॉइस है, ठीक है। पुट है और पैच है, साथ में है आपका डिलीट, और भी बहुत सारे हैं जो कि आप चाहो तो यूज कर सकते हो, वरना नहीं चाहते तो प्योर आपकी मर्जी है। एक है हेड और फिर है आपका ट्रेस, ओके, और है ऑप्शंस और कस्टम भी हो सकते हैं। बाकी अब बात करेंगे गेट की, तो गेट में क्या होता है, किसी चीज को, इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन को गेट करना, इन्फॉर्मेशन को गेट करना, आपको क्या करना है, गेट। और यहाँ पर पोस्ट में क्या करना है, पोस्ट में आपको डेटा को डालना है, डेटा को सर्वर को देना है ताकि वो बैकएंड में डेटाबेस में उसकी एंट्री कर दे। पुट का मतलब है जो डेटा डला हुआ है ना, जैसे कि आपने यहाँ पर यूजर रजिस्टर करा और उस पूरे यूजर को क्या किया आपने, डेटाबेस में डाल दिया। अब पुट में क्या है, आपको पूरे यूजर का चेंज करना है, ईमेल, पासवर्ड, सब कुछ आपको, लगभग बहुत सारी चीजें अगर आपको चेंज करनी है तो आप पुट का यूज करते हो, ठीक है। कंप्लीट डेटा आपको चेंज करना हो तो क्या, कंप्लीट पर्टिकुलर डेटा अगर आपको चेंज करना हो तो आप पुट का यूज करते हो, कंप्लीट डेटा अपडेट, ठीक है। और फाइल अपलोड में भी आप ज्यादातर पुट का यूज कर सकते हो। जब आपको कोई फाइल भेजनी है तो आप पुट का यूज करोगे वहां पर, ठीक है। बाकी बारी आती है पैच की, तो पैच में आप करते हो पार्शियल अपडेट। पार्शियल का मतलब है कि आप कुछ चीजें अपडेट करोगे, जैसे कि एक यूजर है उसकी ईमेल आईडी वगैरह, पासवर्ड या यूजर नेम अपडेट करना है, तो उस तरीके से आप वहां पर पैच का यूज करोगे। डिलीट में जब आपको कोई डेटा जो है वो डिलीट करना हो तब आप डिलीट का यूज करोगे। अब बारी आती है हेड की, तो हेड क्या है, सिर्फ अगर आपको हेडर्स चाहिए ना तो वो आप इस टाइप की रिक्वेस्ट करके ले सकते हो, हेडर्स, ठीक है। और ये अपने आप नहीं बनते, ये आपको पर्टिकुलर जो मेथड्स है उनके लिए कंट्रोलर्स खुद बनाने पड़ते हैं। अब ये कंट्रोलर क्या वर्ड आ गया ये भी बताएंगे आपको। कंट्रोलर का मतलब है पर्टिकुलर आपको क्या भेजना है, जब हेड वाले मेथड पे कॉल होगा क्या भेजना है वो आप पर्टिकुलरली अपना खुद का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो उन्हीं को कंट्रोलर कह देते हैं। ट्रेस में आप ट्रेस कर सकते हो कि प्रॉक्सी वगैरह लगाई है तो पहले कौन से आईपी पे रिक्वेस्ट गई, फिर वहां से कौन सी आईपी पे गई, वहां से क्या हुआ, कौन सी आईपी पे गई, फिर डेटा आया है, वो जो ट्रेसिंग करनी है वो आप ट्रेस से कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर आप वो चीज रखते हो ज्यादातर जो आपको भाई कितने टाइप के यहाँ पर राउट्स हैं और कौन कौन से राउट पे कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, वो आप ऑप्शन में रखोगे। जो डेटा है, कौन कौन से ऑपरेशन अवेलेबल है अपने इस सर्वर में, वो ऑप्शन बताएगा आपको, ठीक है। तो ये नहीं अपने आप नहीं बताएंगे ये तीनों भी, जैसे आप डिलीट, पुट, पैच और गेट को सेटअप करोगे वैसे ही आपको हेड ट्रेस ऑप्शन को भी सेटअप करना पड़ता है। हाँ जी, जो मोस्ट कॉमन आपके वो है गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच, ये है और बस यही है। तो आप ऐसा नहीं है कि पोस्ट से आपको पोस्ट ही डेटा डलवाना ही है, आप पोस्ट से डेटा डिलीट भी करवा सकते हो, गेट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, पार्शियल अपडेट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड से क्या करो, बट एक स्टैंडर्ड बनाया गया है क्योंकि गेट से गेट डेटा को रिट्रीव करो, पोस्ट से डेटा को पुट अप करना है, डालना है, पुट से अपडेट करना है, फाइल अपलोड करनी है, पैच से अपडेट करना है, पार्शियली पैच करना है थोड़ा बहुत डेटा, डिलीट से किसी डेटा को डिलीट करना है। तो ये बनाए गए हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। आप कोई भी यूज करो लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं ना, आप उसी तरीके से यूज करोगे तो एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बनेगी, एक समझ आएगा, दूसरे को भी यूज करने में मजा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। सभी के एग्जांपल दूंगा आने वाली वीडियोस में, अच्छे से बताऊंगा आपको कि कब गेट, कब पोस्ट, कब पुट, कब पैच यूज करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है स्टेटस कोड की। तो स्टेटस कोड में आपको डायरेक्ट क्रोम पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटस कोड्स
HTTP एंटर, और यहाँ पर आप MDN वालों का देख लो, किसी का देख लो, यहाँ पर आपको दिखेंगे भी, देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, जो भी आपके इंफॉर्मेशनल रिसोर्स होंगे ना, रिस्पॉन्स होंगे, वो आपके 100 से 199 तक होंगे। मतलब कि जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसी आपने रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करने के बाद वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, तो वहां पर आप स्टेटस कोड भेजोगे 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच में, 200 नहीं, 200 आता है सक्सेसफुली रिस्पॉन्स, जो आपने करने को कहा था वो पूरा हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, आपका जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि गेट करना डेटा, तो डेटा आपको सक्सेसफुली मिल चुका है, 200 देंगे हम वहां पे, ठीक है, 200 से 299 तक आप दे सकते हो। अब कौन सा देना है, कौन सी चीज पे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, वो कौन से HTTP स्टेटस कोड को भेज रही है किस टाइम पर, तो वो आपको चार्ट प्रोवाइड करेगी, जो वे आपको प्रोवाइड करे वो आप यूज करो, वरना आप कोई भी यूज कर लो। और ऐसा नहीं है कि आपको यही भेजने हैं, आप सक्सेसफुल जो डेटा भेजना है वो आप 400 पे भी भेज सकते हो, हाँ जी, ठीक है, पर एक होता है ना तरीका अच्छे से यूज करना, कि भाई हाँ 400 गया है, 500 गया है, ताकि बंदे को कोड देख के समझ आ जाए कि हाँ ये है। अब देखो क्लाइंट एरर होता है ना, क्लाइंट एरर वो 400 से 499 के बीच में होता है। सर्वर एरर, जब सर्वर कुछ काम कर रहा है और वहां पर कुछ एरर आ जाए तो हम 500 या कुछ 600 तक का कोड वहां पर भेजते हैं। जैसे कि कोई फाइल अपलोड करी आपकी तरफ से तो चली गई, लेकिन अब आप वहां से उसको किसी क्लाउड पे अपलोड कर रहे हो, तो वहां पर अगर कुछ एरर आ जाता है तो वहां पर आप सर्वर रिस्पॉन्स भेज सकते हो कि अपलोडिंग के टाइम पे एरर आ गया तो आप दोबारा अपलोड करो, ठीक है, ट्राई अगेन करके देखो एक बार। रिडायरेक्शन एरर है 300 से 399 के रेंज में। यहाँ पर रिडायरेक्शन मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे गए, वहां पर वो लोकेशन जो है वहां पर वो डेटा आपको मिला नहीं, तो वहां पर आपको रिडक्शन एरर मिलता है कि भाई यहाँ पर 300 है, ये जो रिसोर्स था ये यहाँ से हट चुका है, ये यहाँ से हट के कहीं और चला गया है, ठीक है, तो है रिडायरेक्शन। तो इनको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और इनका अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल देख सकते हो कि कौन से में क्या है। 100 पे कंटिन्यू है, 100 पे स्विचिंग प्रोटोकॉल है, 102 पे प्रोसेसिंग है, और 200 पे ओके है, और 201 पे क्रिएटेड है, 202 पे एक्सेप्टेड है, 204 पे नो कंटेंट है। तो इस तरीके से रिडक्शन, मल्टीपल चॉइस, मूव परमानेंटली, 302 फाउंड, और बहुत सारे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। 400 मतलब कि बैड रिक्वेस्ट, जो आपने क्लाइंट ने भेजी है वो बैड रिक्वेस्ट है, जो क्लाइंट ने डेटा भेजा है ना उसमें अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई है, या फिर वो जो डेटा वो गलत डेटा है, वो हम बैड रिक्वेस्ट से कंसीडर करेंगे और हम रिस्पॉन्स भेज देंगे 400, ठीक है, और वहां पर मैसेज लिख देंगे कि भाई डेटा जो है वो खराब है। तो जैसे हम कोड लिखेंगे ना, तो ब्राउजर अपने आप जो भी फैचिंग के जो फंक्शंस होते हैं ना, वे अपने आप समझ लेंगे कि अच्छा 400 आई है, वो हमको शो कर देंगे कि भी 400 वाली एरर है, मतलब कि कुछ डेटा खराब भेजा है, ठीक है। 401 पे मतलब कि अनऑथोराइज्ड है, कि भी हाँ लॉगिन है पर हो सकता है अनऑथेंटिकेटेड हो, मतलब लॉगिन भी ना हो तो भी आप 401 भेजो, ठीक है, और लॉगिन हो लेकिन पर्टिकुलर चीज के लिए आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो वहां पर आप 401 भेजोगे, ठीक है। अब बारी आती है 402 पेमेंट रिक्वायर्ड, 403 फॉरबिडन, 404 ये तो आपने बहुत सुना होगा नोट फाउंड। जब भी कोई चीज है जो कि नहीं मिली है तो वहां पर आप नोट फाउंड दिखा सकते हो, 404 नोट फाउंड। और अगर आपको कोई मेथड है जो कि वहां पर अलाउ नहीं करना है तो वहां पर आप कह सकते हो कि 405 मेथड नॉट अलाउड, ठीक है, तो नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो उनको। सर्वर एरर में इंटरनल सर्वर एरर है 500, नॉट इम्प्लीमेंटेड, बैड गेटवे, आपका सर्विस अनअवेलेबल, गेटवे टाइम आउट, HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड, जो भी आपको ये आप देख सकते हो जितने भी स्टेटस कोड है। तो ये थी हमारी स्टेटस कोड के बारे में जानकारी कि कब कौन सा स्टेटस कोड भेजना है, और जब भेजेंगे ना तब आपको पता चलेगा। हाँ जी, जब भेजेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे भेजते हैं, कैसे सब कुछ डिजाइन होता है एक प्रोडक्शन लेवल पे, वो सभी हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई भी स्टेटस कोड कभी भी भेज सकते हो, वैसे तो आपकी मर्जी है, पर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया ना कि यहाँ पर इस तरीके के एरर में, इस तरीके के सिचुएशन में हमको ये कोड भेजना, ताकि सामने वाले को भी समझ आए कि ये इस टाइप का कोड है तो शायद इस टाइप का एरर होगा, ठीक है। क्योंकि आपके बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर अलग अलग हो सकते हैं अगर आप काम करवा रहे हो तो, है ना। और अगर आप बैकएंड डेवलपर हो और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको क्या पता कि भाई क्या एरर आया होगा बैकएंड में, तो वहां से हमें कोड को भेजते हैं कि भाई ये वाला कोड है एरर का, ये है रिस्पॉन्स का कोड, तो वो कोड देख के समझ जाओगे अच्छा शायद मैंने डिटेल गलत भेज दिया अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो, या फिर सर्वर में दिक्कत थी, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो आपको ये भेजने आने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा भेजना, ताकि सामने वाला बंदा समझ सके कि किस टाइप का एरर आपके सर्वर में आया है, या फिर किस टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करके आप भेज रहे हो, क्या हुआ है सर्वर में एट द एंड। तो आज की जो वीडियो थी वो प्योरली थ्योरेटिकल थी। मैंने आपको HTTP के बारे में बताना था, मेथड्स के बारे में बताना था, स्टेटस कोड्स के बारे में बताना था। अब इन मेथड्स को यूज कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है HTTP के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेस को यूज करेंगे, देखेंगे कि एक्सप्रेस कैसे काम करता है, क्या चीज है, सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और अगर आपको समझ आया
तो गाइस वीडियो को लाइक करें, स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को सभी के पास, सभी अपने दोस्तों के पास, कॉलेज ग्रुप में सबके पास भेज दो। जो भी नोड.जेएस सीखना चाहेगा वो सीख लेगा। बैकएंड सिखा रहा हूँ, बहुत ही एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले हम, यस रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे एक, और साथ में हम उस प्रोजेक्ट को लाइव भी करेंगे। हाँ जी, लाइव भी करेंगे। मिलते हैं गाइस फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, और साथ में आप प्रैक्टिस जरूर करते रहो कि कोड देखने से नहीं आएगा, कोड आएगा टाइपिंग करने से। कीबोर्ड उठाओ, लैपटॉप उठाओ और टाइप करो, कॉपी पेन से नहीं, टाइप करो सिंपल, और एग्जीक्यूट करो इसको। तभी आपको समझ आएगा कि कोड लिखना कैसे है, करना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं, और सब कुछ आपको तभी समझ आएगा जब आप कोड करोगे खुद से। खाली देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आप सिर्फ पर देख रहे हो तो आप किस कैटेगरी में वो आपको पता ही है। तो गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट video.